नमस्कार, स्वागत है आपका। टीवी 100 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा और वक्त हो चुका है मुद्दे की बात का। मुद्दे की बात में बात करेंगे। उत्तराखंड के अंदर पूरी तरह से दस्तक अब मानसून दे चुका है और पिछले 4 दिन से 5 दिन तक लगातार बारिश होने के कारण प्रदेश के कई क्षेत्रों के अंदर भूस्खलन, मलबा गिरने और बाढ़ जैसी स्थितियां पैदा होने लगी। इन हालातों से निपटने को लेकर आपदा प्रबंध विभाग लगातार सक्रिय है और विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने जानकारी दी है कि 30 जून को राज्य के 5 जिलों के अंदर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य बाढ़ जैसी आपात स्थितियों से निपटने की तैयारियों को परखना है और इस अभ्यास के अंदर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अन्य आपदा प्रबंध जैसी एजेंसियां भाग लेंगी। राहत और बचाव के लिए प्रयोग में आने वाले उपकरण की टेस्टिंग भी की जाएगी और ये देखा जाएगा कि असली आपदा के वक्त रेस्पॉन्स कैसा मिल रहा है और मॉक ड्रिल के दौरान जो भी खामियां सामने आएंगी उन्हें तुरंत ठीक भी किया जाएगा। उधर मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और 29-30 जून के लिए ऑरेंज अलर्ट को जारी किया गया। देहरादून, चमोली, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत के साथ पिथौरागढ़ जैसे जिलों के अंदर गरज चमक के साथ भारी बारिश और बहुत अधिक बारिश होने के आसार बने। राजधानी देहरादून के अंदर नैनीताल सहित पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों के अंदर भी बारिश तेज हो सकती है और इसके साथ ही केदारनाथ यात्रा मार्ग पर मलबा गिरने और सड़कों के बंद होने की खबरें भी आ रही हैं। राहत टीम मौके पर तैनात है और श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया भी जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने ये कहा है कि अनावश्यक यात्रा से बचें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। विशेष रूप से पीएससी परीक्षा के अंदर शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को भी ये आग्रह कर दिया गया है कि वे समय से पहले अपने परीक्षा केंद्र से निकलें और सरकार प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, लेकिन जनता की सतर्कता काफी जरूरी बनती है। अब बारिश का कहीं ना कहीं जो एक क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट है वो भी देखने को मिल ही रहा है। रास्तों वगैरह में थोड़े बहुत दिक्कतें लोगों को आ रही है। हालांकि मशीनरी लगी हुई, वो सब रास्ते साथ साथ खोले भी जा रहे हैं। तो यही है कि जो लोग आवागमन कर रहे हैं वो थोड़ा धैर्य रखें और जहाँ पर रास्ता बंद है या कुछ इस तरह का तो थोड़ी देर जो इंतजार करें सेफ जगह पे। जब रास्ते वगैरह खुलते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। तो बारिश तो जो हल्की से मध्यम है, जैसे मैंने बोला, वो लगातार ही वो चलने वाली है। पहाड़ी जिलों के अंदर भूस्खलन की आशंका जो है वो बनी है और इसको लेकर अब मौसम विभाग सतर्क हो गया है। अलर्ट मोड पे जो है वो बना हुआ कि जनता को भी कोई परेशानी ना हो और जनता भी उस तमाम चीजों में हिस्सा ले जिसको लेकर प्रशासन और जो सरकार है वो जनता से अपील कर रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में काफी दिक्कत हो जाती है क्योंकि लोगों का वहां पर रहना होता है, वहां पे बसना होता है और वहां से उनको सुरक्षित दूसरी जगह पर जाना भी होता है। उत्तराखंड में ये पूरी तरह से मानसून की दस्तक है और पिछले 4 से 5 दिनों से जो बारिश है वो वहां पर बनी हुई है। बारिश के कारण प्रदेश के कई क्षेत्रों के अंदर भूस्खलन, मलबा गिरने और बाढ़ जैसी स्थितियां पैदा हो गई हैं, जिसको लेकर जो प्रशासन है वो तैयारियों में जुटा हुआ है और साफ तौर पर उसने निर्देश दिया है कि कोई भी अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले। बहुत जरूरी काम हो तो ही अपने घरों के बाहर निकलें और बाढ़ जैसी स्थितियां जब पैदा होती हैं तो उसमें काफी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये तमाम चीजें जो हैं वो आगे बढ़कर लोगों को समझाई जा रही है। प्रशासन से भी ये उम्मीद की जा रही है कि वो भी लोगों को जो है वो जागरूक करे और तमाम चीजों को लेकर आगे बात की जाए। हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो अनुप्रिया शर्मा, एनवायरमेंट एक्सपर्ट जो है वो जुड़ चुकी हैं और हमारे संवाददाता के साहब जो है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुप्रिया जी, पहले मैं आपसे शुरुआत करता हूं। उत्तराखंड के अंदर ये जो मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, कैसे देख रही हैं और किस तरह से ये जो बताया गया, चेतावनी दी गई है, उन तमाम चीजों को लेकर किस तरह का इनपुट जो है वो मिलता नजर आएगा? जी शहनवाज जी, सबसे पहले तो शुक्रिया आपको बुलाने के लिए मुझे। और मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी अ, कि जो एक लो प्रेशर बेल्ट जो है हिमालय के फुट हिल्स पे बन गई है, और ये मानसून का भी टाइम है और मानसून इस बार जल्दी आ गए हैं, तो उसके कारण क्या हुआ है कि जो एक अच्छा मानसून बारिश लेके आता वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में बारिश को ले आया है। और इसका जो सबसे बड़ा कारण कारण है वो ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज है।
पर आम आदमी के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि आपदा होती नहीं है, आपदा बन जाती है। हम्म। तो जो टूरिस्ट है उनको मैं ये बोलना चाहूंगी कि वो जुलाई और अगस्त, क्योंकि लास्ट 5 साल का आप डेटा देखें 2019 से 25 तक का, तो ये देखा जाता है कि लगातार इन महीनों में बारिश, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर चेंजेस होते रहे हैं, और जो रेनफॉल का एक पैटर्न है हम्म। वो बदल गया है। अगर आप ये सोचें कि गवर्नमेंट हमें सचेत कर दे, तो गवर्नमेंट भी इतनी जल्दी सचेत नहीं कर सकती है, क्योंकि वेदर जो है एक ऐसा फिनोमेना है जो मिनटों में बदलता है, कि अभी सर्दी और अभी गर्मी, तो उसके लिए हम ज्यादा प्रिडिक्शंस नहीं कर सकते। पर हाँ, अभी ये देखा जा रहा है कि एक हफ्ते तक ये लो प्रेशर बेल्ट, जिसे हम मॉनसून ट्रफ कहते हैं, अगर मैं एक टेक्निकल भाषा यूज करूं, तो मॉनसून ट्रफ लगातार अभी बढ़ना रहेगा। और जैसे आपने बोला पिथौरागढ़, नैनीताल, देहरादून, ये लो प्रेशर एरिया जो है और ये मॉनसून ट्रफ जो है, वो ही कारण है कि जो बारिश, हैवी रेन्स जो है वो इन इलाकों में नजर आ रही है। और ऐसा माना जा रहा है, आईएमडी की रिपोर्ट बोलती है कि एक हफ्ते में ये प्रेशर जो है हल्का हो जाएगा और बारिश हाँ। कम होने की आशंका है। सो एटलीस्ट एक हफ्ते तक जो टूरिस्ट अभी प्लान कर रहे हैं जाने का, वो ना करें और गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। और इसके साथ मैं बिल्कुल एक पॉइंट और अनुप्रिया, ऐड करना ये चाहूंगी कि काफी महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो आप बता रही हैं, और दर्शक और जो उत्तराखंड के वासी हैं जो दूर दराज क्षेत्रों में बसे हुए हैं वो भी इस वक्त सुन रहे हैं और सावधानी बरतते नजर आ रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज अनुप्रिया यहां पर ये होती है, ये जो रेड अलर्ट, येलो अलर्ट, जो ये ऑरेंज अलर्ट घोषित किया जाता है, इसको जनता कैसे समझे? आसान भाषा में अगर आप ये बता पाए कि जनता को ये जो मैसेज दिया जा रहा है ये कितने बड़े पैमाने पर किस संकेत को दर्शाता है, कि कितने बड़े पैमाने पर बारिश हो सकती है, बाढ़ आ सकती है, भूस्खलन जैसे मामले जो है वो दिखाई दे सकते हैं। अनुप्रिया जी। जी, तो सबसे पहले मैं आम नागरिक को ये बोलना चाहूंगी कि हमारे कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ऑरेंज, ऑरेंज, येलो, रेड। तो रेड जो है, आप ट्रैफिक लाइट को भी देखते हो, तो ट्रैफिक लाइट से आप रिलेट कर सकते हो ये कहीं ना कहीं, रेड इज लाइक मोर डेंजरस। तो आप ये सबसे पहले आम आदमी को मैं ये बोलना चाहूंगी, आप प्लीज इन चेतावनियों को, आप सरकार को सपोर्ट करें, हमारे एसडीआरएफ और इन जवानों को सपोर्ट करें, गवर्नमेंट की सुने, उस उन चीजों को हल्के में ना ले। हम नागरिक जो होते हैं, हम सोचते हैं हाँ ठीक है, ये अलर्ट्स हर महीने आते हैं, हर टाइम आते हैं, तो पर इनको हल्के में ना ले, क्योंकि जब आपदा आएगी वो आपको बता के नहीं आएगी, और फिर उसमें कितने लोग अफेक्ट हो जाएंगे। और अभी 14 सेंटीमीटर बारिश देहरादून में ऑलरेडी देखी गई है, ये 2022 में, 2023 में क्लाउड बर्स्ट इवेंट्स के टाइम पे इट हैज बीन मोर। तो अब आम नागरिक को यही है कि जब तक सरकार बोल रही है, बहुत सारे मैं देख रही थी कि यात्राएं जो है, चारधाम यात्रा रोक दी गई है, तो आप उनसे भी बचे। ये मैं कहना चाहूंगी। बिल्कुल, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे संवाददाता जो हैं के वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि बाढ़ जैसी स्थितियां, भूस्खलन जैसी स्थितियां कई क्षेत्रों के अंदर नजर आई हैं और काफी ज्यादा लोग जो हैं वो इससे प्रभावित हुए हैं। के सेमवाल, अगर बात की जाए, कई क्षेत्रों के अंदर भूस्खलन, मलबा गिरने और बाढ़ जैसी स्थितियां पैदा हुई हैं, उसको लेकर अब प्रशासन किस तरह से तैयारी कर रहा है? और सब में महत्वपूर्ण बात यह कि जो उस क्षेत्र के निवासी हैं, जिनका वहां पर घर है, जो लोग वहां पर रहते हैं, दिनचर्या जिनकी चलती है, उनको इन सब चीजों से कोई ज्यादा प्रभाव ना पड़े, वो प्रभावित ना हो, उसको लेकर प्रशासन किस तरह की तैयारी कर रहा है? के देखिए, उत्तराखंड की, अगर पूरे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो दो तरह की भौगोलिक परिस्थितियां, एक मैदानी इलाका और एक पहाड़ी इलाका। पहाड़ी इलाके में जब बरसात होती है तो वहां पर लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ जाती हैं, भूस्खलन की घटनाएं बढ़ जाती है। वहीं मैदानी इलाकों में जो है जल भराव की स्थिति अधिक होती है। तो क्योंकि मैदान प्लेन इलाका है तो वहां पर जल भराव की स्थिति होती है, और पहाड़ी क्षेत्रों में जो भूस्खलन की परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। जिस तरह से कल रात भर बारिश जारी रही, और खासतौर से सीमावर्ती क्षेत्रों की बात करें, सीमांत जनपदों की बात करें, पौड़ी, पिथौरागढ़, चंपावत और जो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट, इन जगहों की बात करें तो यहाँ पर जो संपर्क राष्ट्रीय राजमार्ग तो प्रभावित हुए ही हैं, उसके अलावा जो अन्य संपर्क मार्ग हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनकी जो संपर्क सड़कें हैं वो भी भूस्खलन के चलते प्रभावित हुई हैं, और कई सारे रास्ते बंद हुए हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो कई जगहों पर भूस्खलन के कारण जगह जगह तीर्थयात्री इस भूस्खलन के कारण काफी परेशान रहे और जगह जगह फंसे भी रहे। बद्रीनाथ और केदारनाथ को जोड़ने वाला जो चोपता मंडल मार्ग है, गुप्तकाशी
चोपता मंडल गोपेश्वर जो मार्ग है उस पर भी सड़कों में कई जगह दरारें आ गई है और वहां पर जो भारी वाहन है उनकी आवाजाही की फिलहाल रोक दी गई है और पुलिस की तरफ से अनुरोध किया गया है कि उस तरफ से जो भारी वाहन है केदारनाथ से और बद्रीनाथ की ओर आने वाले भारी वाहन है उनको से अपील की गई है कि वो यहाँ पर अभी इस रास्ते से इस रूट को ना लें। तो इस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर अभी बनी हुई हैं। कल जो बारिश हुई उसके कारण जगह जगह लैंडस्लाइड हुए हैं। जिला मुख्यालय गोपेश्वर की बात करें तो लीसा फैक्ट्री बैंड के पास एक बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ है। हालांकि उसमें किसी भी तरह की जान माल की किसी तरह की कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके फेल हो जाने का मुख्य कारण ये बताया जा रहा है और उसके चलते जो एसटीपी प्लांट है उसमें उससे पानी ओवरफ्लो हो गया और पूरा जो पहाड़ी क्षेत्र था जो जीरो बैंड के पास वो पूरा स्लाइड होकर के एक बहुत बड़ा क्षेत्र लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। तो हाँ, वो क्षेत्र जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित हुआ और उसको लेकर अब प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर भी है। 30 जून को बाढ़ से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया जाएगा। ये भी मैं आपसे केके जी समझूंगा, लेकिन हमारे साथ अर्पण यदुवंशी एसडीआरएफ कमांडेंट जो है वो भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका टीवी 100 के ऊपर। अर्पण जी, अगर बात की जाए लगातार बारिश, मलबा, भूस्खलन जैसी स्थितियां आ रही हैं, जब एसडीआरएफ काम करती है, एनडीआरएफ काम करती है, तो वो कौन कौन सी चीजें होती है जिसको लेकर वहां पर सतर्कता बरती जाती है और वो चीजें ना हो इसको लेकर अभी से क्या कुछ प्रयास करने चाहिए? क्योंकि बाढ़ जैसी स्थिति तो पैदा हो रही है, भूस्खलन लगातार हो रहा है, लैंडस्लाइड जो है वो लगातार होती नजर आ रही है। क्या कुछ चुनौतियां आने वाले दिनों में नजर आ सकती हैं और उससे बचा जा सकता है? अर्पण जी, अगर आप अनम्यूट करें तो आपकी आवाज जो है वो हम तक पहुंच पाएगी। अर्पण जी, आपको मेरी आवाज अगर मिल रही हो तो आप अनम्यूट करें, आपकी आवाज जो है वो हम तक नहीं मिल पा रही है। जूम का माइक अगर आप अनम्यूट करें तो आपकी आवाज जो है वो हम तक पहुंच पाएगी। अर्पण जी, ठीक है, आपसे अभी संपर्क करेंगे, जो समस्या उसको जो है वो दूर करवाते हैं। अनुप्रिया जी, मैं आपसे समझूंगा, अगर मौसम को लेकर स्थितियां बिगड़ती हैं और स्थितियां इतनी ज्यादा भयावह हो जाती हैं क्योंकि लगातार जो उत्तराखंड सरकार है, प्रशासन है, वो हर साल नई नई एडवाइजरी जो है वो जारी करता है, उसके अनुरूप जो है वो वहां के क्षेत्रवासियों को और जो घूमने के लिए सैलानी आए हुए होते हैं उनको पालन करना होता है। क्या आपको लग रहा है कि इस बार जो मौसम है, जो इस बार मौसम को लेकर जानकारियां मिल रही हैं, वो काफी बड़े पैमाने पर प्रभावित लोगों को कर सकती हैं और जो हालात बद से बदतर ना हो उसको लेकर तैयारियां अभी से करनी होंगी? अनुप्रिया जी। जी, मैं इस बार सरकार को बहुत सराहना देना चाहूंगी क्योंकि वो इस बार बहुत ही येलो अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया है ताकि केदारनाथ और इसी साल जम्मू कश्मीर में भी आईएमडी ने पहले हालांकि दिया था, वो उतनी स्ट्रॉन्ग लेवल पे वो बात जान नहीं पाई कि क्लाउड बर्स्ट की जो है संभावना है, क्योंकि वहां के होटल्स वगैरह ने कहा हमारा क्या होगा अगर टूरिस्ट नहीं आएगा तो। हालांकि पर इस बार आई विल लाइक टू सैल्यूट द गवर्नमेंट कि उन्होंने पहले ही येलो अलर्ट जारी कर दिया है और आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप इस बात को सीरियसली ले रहे हैं। और ये बहुत बड़ी आपदा होने से बचाने की परिस्थिति है और सबसे इम्पोर्टेंट आईएमडी जिसने बताया कि 2 जुलाई तक ऐसी संभावना बनी रहने की आशंका है और ये हेवी रेनफॉल्स हो सकती हैं जिससे बहुत बड़ी आपदा की लाखों की संख्या में इस टाइम, क्योंकि अभी जून ही चल रहा है और जुलाई में स्कूल्स खुलेंगे, तो जून के इस टाइम पे सबसे ज्यादा टूरिस्ट वहां अवेलेबल है। मेरे कितने कुछ फैमिली फ्रेंड्स वहां अवेलेबल है। ये काफी अनुप्रिया जी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो टूरिस्ट हैं उनको लेकर भी सावधानियां बरती जाएं और सब में महत्वपूर्ण ये है कि जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ वहां पर काम करती है, चुनौतियों से जो है निपटती है, उनको किस तरह से सतर्कता बरतनी होगी। अर्पण जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो मेरा वही सवाल, जो एसडीआरएफ की टीमें होती हैं वो क्या कुछ सावधानियां बरतती हैं? और मेरा सवाल दरअसल दूसरा है, वो ये कि एसडीआरएफ को चुनौती का सामना ना करना पड़े तो उसको लेकर अभी से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको धरातल के ऊपर क्या कुछ काम करना चाहिए? क्योंकि मौसम को लेकर अपडेट मिल रही है कि काफी बड़े पैमाने पर बारिश हो सकती है। आपको मेरी आवाज आ रही है? सबसे पहले सर आप जी 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 बिल्कुल, अब आपकी अर्पण साहब आवाज जो है वो हम तक पहुंच रही है। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आप जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो उत्तराखंड है वो हमेशा से ही आपदा को लेके बहुत संवेदनशील स्थान रहा है।
और इस बार जो IMD का जो प्रेडिक्शन है वो ये कहता है कि अबव एवरेज, मतलब मोर देन एवरेज बारिश होने की इस बार पूरी संभावना है। उसको लेकर जो SDRF की टीम जो है हमारी पूरी तरीके से तैयार है। 40 संवेदनशील स्थानों पर हमारी तैनाती की गई है मानसून के दृष्टिगत, और सभी टीमें हमारी अलर्ट दशा में हैं। इसमें जो हमारी 8 टीमें जो हैं वो विशेषकर फ्लड रिलीफ टीमें हैं, जो मानसून को या ऐसा कुछ बाढ़ आ जाती है या ऐसी कोई घटना हो जाती है उसके लिए ही तैनात हैं। तो चुनौतियों की अगर मैं बात करूं तो देखिए, चुनौती हमारे लिए भी वही चुनौती हैं जो आम आदमी फेस करता है। जैसे लैंडस्लाइड में हमको काम करना होता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है। और यात्री कई बार, जैसे चार धाम यात्रा में दूर दूर से यात्री आता है देश विदेश से, तो वो फंस जाता है और कई बार उसको समझाना भी हमको भारी पड़ जाता है कि आप तो मैं यही आपके चैनल के माध्यम से सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि मौसम की जानकारी लेकर चलें, मौसम के अनुरूप ही काम करें, क्योंकि पहाड़ों पे जब मौसम बहुत खराब है तो ऐसे में चलना जोखिम भरा होता है। SDRF के लिए भी काम करना जोखिम भरा होता है। अगर मैं आपको एक बहुत छोटे से उदाहरण के तौर पे बात करूं, अभी जो 2 दिन पहले ही एक दुर्भाग्यवश एक घटना हुई जिसमें पूरी की पूरी बस जो है अलकनंदा नदी में समा गई। पानी वहां पे इतना ज्यादा है, वहां पे पानी की जो स्पीड है, पानी का जो धार है वो इतनी तेज है। ऐसे में SDRF को भी वहां काम करने में बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण लग रहा है, क्योंकि हम अपनी वहां राफ्ट नहीं उतार सकते। वहां अगर हम ज्यादा जोखिम लेंगे तो हमारे खुद के जो SDRF के कार्मिक हैं उनको वहां पे कहीं ना कहीं जान का खतरा है। तो ऐसे में मानसून में काफी चुनौतीपूर्ण रहता है काम, बट हमारे जो लड़के हैं वो इन सभी परिस्थितियों, इन विषम परिस्थितियों में काम करने के लिए प्रशिक्षित हैं, सक्षम हैं, और सभी लोग अलर्ट मोड में हैं। अर्पण जी, एक और सवाल मैं आपसे समझना चाहूंगा। अगर बात की जाए, दूर दराज क्षेत्रों में काफी ज्यादा परेशानियां देखने को मिलती हैं। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पर काफी बड़े पैमाने पर लोग फंस जाते हैं। जब भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइड होती है, वहां पर उनको निकलने में और दिनचर्या काटने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसको लेकर NDRF, SDRF किस तरह से काम करता है, उसको लेकर वो परिस्थितियां एक विपरीत परिस्थिति में न तब्दील हो, उसको लेकर SDRF किस तरह से सक्रिय भूमिका निभाता है? देखिए, SDRF का मैं इसमें आपको एक नया इनिशिएटिव आपको जरूर बताना चाहूंगा कि एक NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से हमने कार्यक्रम चलाया है, आपदा मित्र और आपदा सखी। इसमें जो जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कोई आपदा आती है मानसून के दृष्टिगत, तो सबसे पहला फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो होता है वो कम्युनिटी होती है। वहां के समाज के युवक मंगल दल, महिला मंगल दल होते हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि इन जो युवक मंगल दल हैं, जो कम्युनिटी है, पंचायत है, उसको हम विशेष आपदा ट्रेनिंग दें, ताकि इस तरह की कभी मानसून में बाढ़ की स्थिति आ जाती है या कभी भूस्खलन की स्थिति आ जाती है तो वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह काम करें और अपनी और अपने जो आसपास के गांव की है वो उसकी सुरक्षा का दायित्व ले सकें। और SDRF तो अपना काम कर ही रही है। SDRF के लड़के भी हमारे हर किसी विषम परिस्थितियों में काम करने के लिए तत्पर हैं, और यही मैं कहना चाहूंगा इसमें। बिल्कुल, आप अर्पण जी हमारे साथ बने रहे। के सेमवाल हमारे जो संवाददाता हैं चमोली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के जी, अगर बात की जाए 30 जून को जो है वो मॉक ड्रिल को लेकर बात कही जा रही है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को लेकर मॉक ड्रिल हो गई, इसको लेकर किस तरह की तैयारियां जो है वो दिखाई दे रही है? और बड़ा सवाल यही कि जो भूस्खलन, बाढ़ जैसे क्षेत्र हैं, उसको लेकर प्रशासन धरातल के ऊपर कितना एक्टिव नजर आ रहा है? के जी, देखिए, चूंकि बरसात का समय है और इस तरह के जो मॉक ड्रिल्स है वो समय समय पे होते रहते हैं। जैसे कि अभी कुछ समय पहले ही केदारनाथ में भी जब ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, तो उस दौरान उसके बाद जब 2-3 घटनाएं हुई तो उसको लेकर के भी केदारनाथ में भी मॉक ड्रिल किया गया था, कभी इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं। तो अब चूंकि बरसात का मौसम है और बरसात से जुड़ी हुई परिस्थितियों में, चाहे वो भूस्खलन हो या जो है पानी के बढ़ने की स्थिति हो, किन्हीं जगहों पर फंसे हुए भूस्खलन के कारण और भारी बारिश के कारण फंसे हुए लोग हों, तो इन सब चीजों को अगर इस तरह की स्थितियां होती हैं तो पूर्वाभ्यास के रूप में जो लोग इसमें राहत और बचाव कार्य की अलग अलग एजेंसियां, चाहे उसमें SDRF है या उससे जुड़े हुए अन्य लोग हैं, आर्मी से जुड़े हुए लोग भी हैं, और
जो आपदा प्रबंधन के लोग, स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन की जो टीम है, वो सब लोग मिलकर के इस तरह की परिस्थितियों की तैयारियों के लिए मॉक ड्रिल ये की जाती है। तो इस समय भी जो ये 30 तारीख का दिन तय किया गया, उसको वो भी इसी चीज को लेकर के कि आने वाले भविष्य में अगर कई वास्तविक रूप में अगर कोई इस तरह की आपदा आती है, भूस्खलन या बरसात से संबंधित कोई आपदा आती है, तो उसके लिए आदमी जो उसमें जो लोग हैं, जो उन एजेंसियों के लोग हैं, जो राहत बचाव का एजेंसियों के लोग हैं, उनके सामने एकदम से नई परिस्थिति पैदा जब हो जाएगी, तो वो उसके लिए अभ्यस्त रहें, उसके लिए तैयार रहें कि यदि ऐसी स्थिति बनती है तो। वहीं जो मुख्य जो इसमें भूमिका है एसडीआरएफ के लोग और जो आपदा प्रबंधन के लोग हैं, वो उन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जब इस तरह की कोई घटना होती है। कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा माध्यम होता है कि जब इस तरह की सबसे पहली चीज होती है कि किस तरह से कम्युनिकेशन बनाया जाए कि जहां घटना हुई है उस घटना की जानकारी तुरंत से इन एजेंसियों के पास पहुंचे जो राहत और बचाव करती है। तो ये सब चीजें रहेंगी कि जिससे कि जब कभी ये इस तरह की परिस्थिति बने, वास्तविक परिस्थिति बने, तो जो है राहत और बचाव कार्य निर्बाध तरीके से चलाया जा सके। बिल्कुल, ये जो आपने के साहब एक महत्वपूर्ण बात कही के सेमवाल के जो कम्युनिकेशन है उसको लेकर लोगों को किस तरह से जागरूक किया जाए, क्योंकि अर्पण जी भी साफ तौर पर इसी ओर इशारा कर रहे हैं, जो कम्युनिकेशन है लोगों को समझाना वो बहुत ज्यादा भारी हो जाता है। अर्पण जी मैं आपके पास आऊंगा। अनुप्रिया जी, आपको लग रहा है क्या इस बार की जो मानसून को देखा जाए, क्योंकि मौसम को आप बखूबी जानती हैं, समझती हैं, इस बार की जो बारिश है क्या बड़े पैमाने पर होती हुई नजर आ सकती है? लोगों को अभी से जागरूक रहना होगा और बड़ा सवाल ये जो प्रशासनिक अधिकारी और लोग हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप ना हो, उसको लेकर अभी से तैयारी करनी होगी। अनुप्रिया जी। जी जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा, जी बिल्कुल, इस टाइम गवर्नमेंट ने येलो अलर्ट इसलिए ही जारी किया है ताकि हम एक बहुत बड़ी आपदा, केदारनाथ जैसी आपदा को होते हुए रोक सके, जिसमें लाखों की तादाद में ऑलरेडी जो वहां अवेलेबल लोग हैं और लोग ना पहुंचे। तो मेरा फोकस रहेगा, जैसे सर ने बोला एसडीआरएफ की टीम रेडी है, कम्युनिकेशन तैयार है, बट मेरा फोकस ये रहेगा कि हम उस आपदा को, लाइक प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम वो क्योर तक जाने की जरूरत ही ना पड़े। क्यों, वो मैं इसलिए बताना चाहूंगी क्योंकि इस टाइम बारिश जो है, हैवी रेनफॉल इसलिए हो रही है, इतनी ज्यादा आशंका एवरेज से ज्यादा इसलिए क्योंकि इस टाइम हवा की 3 पैरामीटर्स काम कर रहे हैं इस लोकेशन में। एक तो मैंने आपको बताया कि मॉनसून ट्रफ बन चुका है, एक कम वायु दबाव की रेखा बन चुकी है हिमालयन फुटहिल्स पे, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली वाले डिस्ट्रिक्ट्स में। दूसरा, मॉनसून इस टाइम आ रहा है। मॉनसून इस टाइम ज्यादा क्यों है? क्योंकि हर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से 7% ज्यादा मॉइस्चर बादल लेके आ रहे हैं। तो बादल ऑलरेडी मॉनसून हेवी लेके आ रहे हैं मॉइस्चर। तीसरा जो फैक्टर इस टाइम काम कर रहा है वो होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस विंड्स, जो कि हमारे सर्दियों में जो बारिश आती है उसका कारण, क्योंकि सर्दियों में मॉनसून तो आता नहीं है, तो उस टाइम बारिश कहां से आ रही है? तो उस टाइम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है वो जो मेडिटेरियन सी की तरफ से हवाएं आ रही है वो बारिश लेके आती हैं, तो इस टाइम वो भी एक्टिव हो चुकी है। तो ये 3 पैरामीटर्स इस टाइम फुल्ली एक्टिव है और फुल्ली बिल्कुल बिल्कुल। अनुप्रिया जी, वक्त जो है वो थोड़ा कम है, मैं अर्पण जी से एक रिएक्शन लेना चाह रहा हूं संक्षेप में। अर्पण जी, अगर बात की जाए एसडीआरएफ के सामने जब वो काम करता है, जमीनी स्तर के ऊपर उतरकर काम करता है, जो एक कम्युनिकेशन होता है, क्या दूर दराज के लोग जो पहाड़ी क्षेत्रों में हैं उनसे कम्युनिकेट करने में काफी दिक्कतें होती हैं और वहां से उनको सेफ लाने में किस तरह की जो परेशानियां हैं वो होती नजर आती हैं? अर्पण जी, संक्षेप में। देखिए, ये बात सही है कि कम्युनिकेशन एक बहुत ही मेजर फैक्टर होता है। ये उत्तराखंड जो है हमारा विषम भौगोलिक परिस्थिति से भरा हुआ है, तो ऐसे में जब बारिश होती है या कुछ होती है तो हमारा कम्युनिकेशन जो है वो टूट जाता है, इंटरनेट कनेक्शन या हम उसका फोन का कनेक्शन, ये बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इससे निपटने के लिए एसडीआरएफ ने जो कुछ संवेदनशील क्षेत्र है वहां पे पंचायत प्रतिनिधियों को हमने सैटेलाइट फोन्स दे रखे हैं, सैट फोन्स, उनको हमने सैटेलाइट फोन उनको चलाने की ट्रेनिंग भी दे रखी है। तो ऐसे में जब कभी कोई ऐसी बाढ़ आती है या कोई ऐसी कोई आपदा की स्थिति आती है तो हम सैटेलाइट फोन के माध्यम से जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, जो
चलिए अर्पण जी, वक्त जो है वो फिलहाल इतनी की इजाजत दे रहा है। अर्पण यदुवंशी साहब एसडीआरएफ कमांडेंट जो है वो हमारे साथ जुड़े, उन्होंने समझाया कि एसडीआरएफ की तरह से काम करता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनुप्रिया शर्मा एनवायरमेंट एक्सपर्ट जो है वो जुड़ी और उन्होंने बताया कि जो मौसम को लेकर इस बार अपडेट मिल रही है वो कितनी बड़े पैमाने पर है। और के सेमवाल चमोली से हमारे संवाददाता जुड़े, लेकिन बड़ा सवाल लगातार यही बना हुआ है कि जो मौसम है क्या इस बार उत्तराखंड का बड़े पैमाने पर बिगड़ेगा, उसको लेकर जमीनी स्तर पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। और सब में बड़ा सवाल यह है जो दूर दराज क्षेत्रों के अंदर लोग बसे हुए हैं उनकी दिनचर्या प्रभावित ना हो और उनको एक सेफ जगह पर पहुंचाया जाए, उसको लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें टीवी 100 के साथ। नमस्कार।